बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। लेकिन शातिर, तुम एक बात भूल गए। मैंने तुम्हें सफरीना से दूर रहने का कहा था, लेकिन तुम फिर उसके करीब चले गए। अगर फिर तुम्हें कुछ हो जाता तो? माफ़ कीजिएगा शहजादे, बस मैं ये जानने के लिए कि सफरीना का क्या हुआ, उसकी खबरगिरी की थी, और फिर उसको उस लड़के के घर में सर झुकाए देखा तो सीधा यहाँ चलाया। शातिर ने वजाहत करते हुए कहा, चलो ठीक है, लेकिन अब अगर तुम उसके करीब भी नजर आए तो तुम्हें सल्तनत बदर कर दिया जाएगा। ये मेरी वार्निंग है, समझे तुम? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से हमारी शैतानों से लड़ाई हो। और तुम खुद सोचो कि अगर शाह जिन्नात को इस बात का पता चल गया तो तुम पर कितने बरहम होंगे। आखिरी गलती समझकर माफ कर दें शहजादे, आइंदा आपको मुझसे कोई गिला नहीं होगा। ये शातिर का आपसे वादा है। चलो ठीक है, अब तुम जाओ और अपनी सल्तनत के कामों पर तवज्जो दो। ये सफरीना सफरीना करना छोड़ दो। जी ठीक है शहजादे। ये कहकर शातिर ने झुककर सलाम किया और पिछले पैरों से कमरे से बाहर चला गया था। नाश्ते से फारिग होकर सिकंदर लेट गया और आगे का सोचने लगा। उसने नौकरी को बगैर किसी इतला के छोड़ दिया था। अब वो जिंदगी जीना चाहता था, इसलिए सोच रहा था कि आगे क्या करे। लेकिन हजार सोचों के बावजूद भी उसके पास लाया अमल ना बन सका तो उसने सफरीना को आवाज दे दी और फिर सफरीना उसके सामने सर झुकाए खड़ी थी। सफरीना, मैं जिंदगी को जीना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। क्यों, आपको क्या परेशानी है? आप मुझे बताएं, फिर देखें मैं कैसे आपकी ये परेशानी दूर करती हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी नई जिंदगी कहाँ से शुरू करूं। ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है। आपके सामने दुनिया है, घूमे फिरे ऐश करें। लेकिन कहाँ घूमूं सफरीना, यही तो समझ नहीं आ रहा है। सिकंदर को समझ नहीं आ रही थी। सबसे पहले तो आप ये करें कि आप इस शहर से निकलें, बल्कि किसी दूसरी सल्तनत में जाएं, वहां के लोगों को देखें, नए नए दोस्त बनाएं, नई नई जगह घूमें। ये तुमने अच्छी सलाह दी। अच्छा, ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हिंदुस्तान से शुरू करते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? जी सही है, ये भी घूमने के लिए अच्छी जगह है, तो फिर चलो। लेकिन ये घर, इसका क्या करना होगा? वो आप मुझ पर छोड़ दें, मैं अपने चेलों से कह दूंगी, वो आपके घर को बिकवा देंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। चलो ठीक है, आखिर मेरा नाम सफरीना है, मेरे लिए ये कोई बड़ा काम नहीं है सिकंदर। सिकंदर ने मुंह से आवाज निकाली। फिर आप तैयार हैं चलने के लिए? क्या मतलब सफरीना, क्या हमें उड़कर जाना होगा? जी हाँ सिकंदर। अब बस आंखें बंद करेंगे और फिर हम हिंदुस्तान में होंगे। नहीं सफरीना, मुझे ऐसे मजा नहीं आएगा। तो फिर आप कैसे चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि मैं दुनिया को देखते हुए हर जगह जाऊं। ये भी सही है सिकंदर। यहाँ से हम ट्रेन की मदद से हिंदुस्तान जाएंगे और फिर आगे जरूरत पड़ी तो हवाई जहाज का सफर करेंगे। सिकंदर ने आगे का प्लान बताते हुए कहा। जी ठीक है सिकंदर, तो फिर चलें। मैं अपने साथ कपड़े ना उठा लूं? आपको कपड़ों की जरूरत नहीं है सिकंदर। है? क्या मतलब? मतलब ये कि आपको जब भी किसी चीज की जरूरत हो आप मुझे हुक्म करें, मैं वो चीज आपको ला दूंगी। वाह जी वाह, मुझे तो भूल गया कि मेरे पास एक ताकत है जिसका नाम सफरीना है। अच्छा, मैं कुछ पैसे तो उठा लूं? जी हाँ सिकंदर, आपको पैसों की भी जरूरत नहीं है सिकंदर, मैंने आपके पर्स में पैसे डाल दिए हैं। ये सुनकर सिकंदर ने जेब में हाथ डाला था और अपना बटुआ बाहर निकाला तो हैरान रह गया, क्योंकि पर्स नीले नोटों से भरा हुआ था। अब सिकंदर को एहसास हो गया कि सफरीना क्या चीज है। अल्लाह करे बस ये सही रहे, ऐसा ना हो कि लोगों को मेरी लाश मिले। सिकंदर ने ये बात दिल में कही थी। चलो सफरीना चले, ये कहकर सिकंदर कमरे से बाहर निकला, लेकिन सहन में पहुंचकर सिकंदर रुक गया। पीछे नजर की तो सफरीना गायब थी। ये फिर चली गई। ये कहकर सिकंदर ने दिल में सफरीना का नाम पुकारा और सफरीना हाजिर हो गई। भाई, मुझसे ये सफर अकेले नहीं कटेगा, तो फिर बताएं मैं क्या करूं सिकंदर? तुम ऐसा करो कि मेरे साथ साथ रहो, बल्कि किसी खूबसूरत सी लड़की के रूप में मेरे साथ घूमो फिरो। सफरीना के पास कोई ऑप्शन नहीं था। सिकंदर की बात के बाद सफरीना बिजली के रूप में तब्दील होकर फिर इंसानी रूप में आ गई और जो रूप उसने अपनाया हुआ था वो क़यामत से कम नहीं था।
जवान तो जवान बूढ़े भी सिकंदर की किस्मत पर रश्क करने वाले थे, लेकिन सिकंदर जानता था कि ये नज़र का धोखा होगा। तुम तो क्यामत ढा रही हो सफरीना। तारीफ का शुक्रिया सिकंदर, वैसे मैं हूं ही क्यामत। ओ भाई, मेरा मतलब वो वाली क्यामत नहीं था। अच्छा, सफरीना ने बगैर किसी मुस्कुराहट के कहा। दोनों घर से बाहर निकले तो सामने ही एक रिक्शे वाला गुजर रहा था, जिसे सिकंदर ने हाथ के इशारे से रुकने का कहा और फिर रिक्शे वाले को रेलवे स्टेशन का कहकर दोनों रिक्शे में बैठ गए। रिक्शा नॉर्मल स्पीड में रेलवे स्टेशन की जानिब चलने लगा। उन दोनों को रेलवे स्टेशन पहुंचने में 20 मिनट लगे। अरे अब टिकट कहाँ से लेने पड़ेंगे सफरीना? सिकंदर ने ये बात रिक्शे से उतर कर कही थी और उसने सफरीना को उसके असल नाम से पुकारा था। टिकट आपकी दाएं जेब में है सिकंदर। ओ अच्छा, ये कहकर सिकंदर ने जेब में हाथ डाला और टिकट्स की मौजूदगी जानकर हाथ दोबारा बाहर निकाला। रेलवे स्टेशन के गेट से गुजरकर वो प्लेटफार्म पर पहुंचे तो सामने ही एक ट्रेन खड़ी हुई थी और उनकी खुशकिस्मती थी कि ये ट्रेन इंडिया ही जा रही थी। दोनों ट्रेन में दाखिल हुए और फिर खिड़की के साथ 2 खाली कुर्सियां देखकर वहीं बैठ गए। सिकंदर खिड़की के बाहर लोगों के हजूम को देख रहा था और सफरीना सिकंदर को देख रही थी। कमरे में अल्लाह अल्लाह की सदा कमरे में गूंज रही थी। एक इंसान घुप अंधेरे में बैठकर अल्लाह के बाबरकत नाम का विर्द कर रहे थे। ये दुर्खान था। उस वक्त उसका जिस्म एक जलाली कैफियत में झूम रहा था और वक्त था कि गुजरता जा रहा था। दुर्खान को वक्त के गुजरने का एहसास था, ना ही परवाह थी, बस अल्लाह अल्लाह की सदा थी और उसका झूमता हुआ जिस्म था। अचानक से कमरे में भीनी भीनी खुशबू फैल गई, जिसे महसूस करके दुर्खान ने अपने विर्द को और तेज पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उसके लब खामोश और जिस्म साकिन हो गया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेकिन आज भी दुर्खान के इस्लाम का जवाब नहीं आया था। चल लम्हे इंतजार के बाद दुर्खान ने दोबारा सलाम कहा और इस दफा भी खामोशी दुर्खान का मुकद्दर बनी। दुर्खान के माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे मोती की तरह चमक रहे थे। उसने साथ रखा पानी का गिलास उठाया और फिर 3 सांस में गिलास खाली कर दिया। आज भी पानी का जायका मीठा हो गया था। दुर्खान ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा और अपने जिस्म पर से चादर उतार कर लपेट दी और फिर कमरे में पड़े संदूक में रख दी। दूसरे कमरे में दाखिल हुआ तो बाबा नींद की वादी में घूम रहे थे। दुर्खान ने अपने बिस्तर को झटक कर दोबारा बिछाया और फिर 3 तावुज़ पढ़कर अपने पर दम किया और बिस्तर पर सीधा लेट गया। वो दुरूद पाक पढ़ना नहीं भूला था। अभी सिकंदर और सफरीना को ट्रेन में बैठे घंटा नहीं गुजरा था कि 5 लफंगे लड़कों का टोला उस डब्बे में कह कहे लगाता दाखिल हुआ और फिर सिकंदर के सामने वाले खुले केबन में बैठ गया। उस केबन में सिर्फ एक जोड़ा बैठा हुआ था, बाकी सारा केबन खाली था। मियाँ बीवी को लड़कों की आमद नागवार गुजरी थी, लेकिन शराफत से मजबूर होकर वह खामोश बैठे थे। सुल्तान, यार आज बहुत ज्यादा गर्मी है। हाँ यार नजाकत, लगता है सूरज नाराज है हमसे, लेकिन चांद भी तो बात नहीं करता ना। नजाकत का इशारा औरत की जानिब था, जो सुल्तान की बात सुन के शोहर के और करीब होकर बैठ गई थी। यार शाकिर, सिगरेट तो देना। नजाकत बोला, ये तुम तीसरी सिगरेट पी रहे हो। मैंने एक पॉकेट ली थी और अब इसमें 10 सिगरेट से भी कम रह गए हैं। शाकिर यार मुझे ज्यादा नहीं समझा। मेरा दिल जल रहा कि मैं चांद को दिन की रोशनी में देख सकता हूँ और नस छू सकता हूँ। मजबूरन शाकिर ने एक सिगरेट निकाल कर दी और फिर माचिस की डिबिया भी दे दी। भाई साहब, मेरी बीवी को सांस की तकलीफ है, अगर आप प्लीज सिगरेट ना पिए तो बड़ी कृपा होगी। अरे भाई, हमें भी दिल के जलने की तकलीफ है, डॉक्टर ने सिगरेट पीने का कहा है। नजाकत की इस बात पर केबन कह कहो से गूंज उठा और फिर नजाकत ने सिगरेट जलाई और लंबे लंबे कश लेकर पूरे केबन को भरने की कोशिश करने लगा। लेकिन चूंकि खिड़की खुली हुई थी, इसलिए सिगरेट का धुआं केबन में नहीं रुक रहा था। मगर उसके बावजूद भी औरत की सांस चढ़ गई और फिर खांसी का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला हो गया। औरत का शोहर अपनी बीवी को हाथ से पकड़कर उस केबन से चला गया और पीछे लफंगों के कह कहे रह गए। अरे यार सुल्तान, पाकिस्तान में तो 2-2 चांद भी साथ निकलते हैं, तुझे ये बात पता है? ये बात उसने सफरीना को देखकर कही थी। सिकंदर भी सुल्तान का इशारा समझ गया था, लेकिन उसने खामोशी इख्तियार कर रखी थी और सफरीना पर इस बात का कोई असर ही नहीं हुआ था। लेकिन चांद के साथ ये जो धब्बा है ना, उसने चांद की खूबसूरती को दाग लगा दिया है। क्या कहते हो तुम शाकिर? अरे भाई, ये चांद तो बड़ा मगरूर है। नजाकत ने सिगरेट का कश लेकर धुआं सफरीना की जानिब छोड़ते हुए कहा। हाँ यार, इस धब्बे को चांद से दूर करना चाहिए, इसके साथ चांद की खूबसूरती मांद पड़ रही है। दोस्तों,
دیکھو، ضروری نہیں کہ اس ٹرین میں تمہارے جیسے لفنگے ہی سفر کریں، کچھ شریف لوگ بھی ٹرین سے سفر کرتے ہیں، تو بہتر نہیں کہ تم لوگ شریفوں کو تنگ کرنے سے باز آ جاؤ۔ اوئے بدنما داغ، ذرا منہ سنبھال کر بات کرو، ایسا نہ ہو کہ ٹرین پر سے تمہیں ویل چیئر کی مدد سے اترنا پڑے۔ یہ بات سکندر نے کہی تھی اور اس بات کا نزاکت پر گہرا اثر ہوا۔ سفرینہ نے ابھی تک ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے دوستو، میں اپنا منہ بند رکھتا ہوں، سفرینہ خود تم سے بات کر لے گی۔ کیوں سفرینہ، تم ان سے بات کرنا چاہو گی؟ یہ مجھے ویل چیئر پر بٹھانا چاہتے ہیں۔ آپ حکم کریں سکندر، سفرینہ نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں ایک سبق دیا جائے، لیکن تھوڑا خیال رہے، یہ پبلک پلیس ہے۔ سمجھ گئی میں۔ یہ کہہ کر سفرینہ اپنی جگہ سے اٹھی اور پھر اپنی کرسی چھوڑ کر کیبن میں داخل ہو گئی۔ اور جانے من، ہم تو تمہارا ہی انتظار کر۔ ابھی نزاکت کا جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ سفرینہ بجلی میں تبدیل ہو کر پھر دوبارہ انسانی جسم میں آ گئی، اور جو جسم سامنے آیا اس نے سکندر کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ وہ ایک بوڑھی چڑیل تھی جس کے کھلے بالوں کی جگہ ناگ ہوا میں لہرا رہے تھے، لمبے لمبے ناخن اور پاؤں پیچھے مڑے ہوئے اپنی زبان کو سوکھے لبوں پر پھیر رہی تھی۔ یہ منظر کچھ لمحوں کا تھا، لیکن اس منظر کو دیکھ کر نزاکت تو بغیر آواز پیدا کیے اپنی جگہ پر بے ہوش ہو گیا، لیکن سلطان کی دلخراش چیخ نکلی اور پھر وہ چیختا ہوا بھاگ کھڑا ہوا۔ شاکر اور دوسرے دوستوں کے جسم پر کپ کپی تاری تھی، شاید وہ مضبوط اعصاب کے مالک تھے، بس وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہے تھے۔ بوڑھی چڑیل آگے بڑھی اور اس نے شاکر کے جسم کو دبوچ کر ہوا میں اٹھا لیا، مگر شاکر بھی بے ہوش ہو چکا تھا۔ سفرینہ بس کر دو، سکندر بولا، اور سفرینہ نے شاکر کو زمین پر پھینک کر دوبارہ اپنا اصل روپ اختیار کر لیا۔ ٹرین کی رفتار کم ہو رہی تھی، شاید کوئی اسٹیشن آ رہا تھا۔ جلدی نکلو یہاں سے، اس سے پہلے کہ پولیس آئے، ہم نے ٹرین سے اتر جانا ہے۔ سکندر نے سفرینہ کو ہاتھ سے پکڑتے ہوئے کہا۔ سکندر اور سفرینہ نے وہ بوگی چھوڑ دی اور پھر دوسری تیسری بوگی سے ہوتے ہوئے چوتھی بوگی میں پہنچے تو ٹرین کی رفتار بہت ہی دھیمی ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر سکندر نے بوگی کے دروازے سے باہر جھانکا اور زمین کو دیکھ کر ٹرین سے چھلانگ لگا دی۔ سکندر کی دیکھا دیکھی سفرینہ نے بھی ٹرین سے چھلانگ لگا دی اور پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اسٹیشن کے مین گیٹ کی طرف جانے لگے۔ مین گیٹ پر انہیں کسی نے نہیں روکا اور وہ دونوں بغیر کسی دشواری کے ریلوے اسٹیشن سے باہر آ چکے تھے۔ سامنے ہی ایک تانگے والا کھڑا ہوا تھا۔ بہو، کہاں چلنا ہے؟ تانگے والے نے سکندر اور سفرینہ کو اپنی جانب آتے دیکھ لیا تھا۔ ہمیں کسی سرائے لے چلو، ہم نے آج رات یہاں گزارنی ہے، سکندر نے آگے بڑھ کر کہا۔ بیٹھ جاؤ بابو، ابھی آپ کو لیے چلتا ہوں۔ یہ سن کر سکندر اور سفرینہ دونوں ایک ساتھ تانگے میں چڑھ کر بیٹھ گئے۔ دونوں اس وقت خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ 10 منٹ تانگے کو مختلف سڑکوں پر بھگاتے ہوئے آخر کوچوان نے تانگا کسی سرائے کے سامنے روک دیا۔ یہ یہاں کا مشہور سرائے ہے بابو، یہ سب سے سستا اور بڑھیا سروس دیتا ہے، آپ کو یہاں کوئی شکایت نہیں ہوگی، کوچوان بولا۔ شکریہ، اور کتنے پیسے ہوئے آپ کے؟ جی 8 روپے۔ نوجوان نے کرایہ بتایا اور سکندر نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پرس نکالا تو اس میں نیلے نیلے نوٹ باہر نکل آئے۔ ارے میرے پاس تو کھلے نہیں ہیں اب، سکندر نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ رکے، میں دیتی ہوں۔ اور پھر سفرینہ نے منہ دوسری طرف کر کے قمیض کے اندر سے چھوٹا نوٹ نکال کر سکندر کی طرف بڑھایا اور سکندر نے وہ نوٹ کوچوان کو دے دیا، جو سکندر اور سفرینہ کو عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ شکریہ بابو، اللہ آپ دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ یہ کہہ کر کوچوان نے گھوڑے کو اشارہ کیا اور تانگا چل پڑا۔ وہ دوبارہ اسٹیشن کی طرف جا رہا تھا۔ یہ سن کر سکندر اور سفرینہ دونوں نے ایک دوسرے کو اور پھر کچھ کہے بغیر ایک جانب چل پڑے۔ سرائے کے پاس ہی کچھ درخت کتار میں لگے ہوئے تھے۔ سکندر اور سفرینہ درخت کے سائے میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ کیا سمجھی تم سفرینہ؟ سکندر نے سوال کیا۔ یہی وہ ہمیں میاں بیوی سمجھ رہا تھا، سفرینہ نے بغیر کوئی تاثر پیدا کیے کہا۔ میں وہ نہیں کہہ رہا سفرینہ، سکندر نے جواب دیا۔ تو پھر؟ وہ دوبارہ اسٹیشن جا رہا ہے، اگر وہاں کسی نے اس سے ہمارے بارے میں پوچھ لیا تو پھر وہ سیدھا یہاں آئیں گے۔ اوہ، یہ بھی ٹھیک کہا آپ نے سکندر، تو پھر اب کیا کریں؟ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ اس شہر کو جلد سے جلد چھوڑ دیں، لیکن اس دفعہ ہم ٹرین سے نہیں جائیں گے، بلکہ تم مجھے غائب کر کے لے جاؤ گی
जी ठीक है सिकंदर। ये कहकर सफरीना ने अपना हाथ आगे किया तो सिकंदर ने वो हाथ पकड़ लिया। सफरीना के हाथ में कोई हरारत नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि सफरीना के हाथ बर्फ के बने हुए हैं। सिकंदर का हाथ अपने हाथ में लेकर सफरीना ने उसे आंखें बंद करने को कहा और ये बस चंद लम्हों के लिए था। अब आंखें खोल लें। सिकंदर सफरीना की आवाज सिकंदर के हाथों से टकराई तो उसने आंखें खोल दी। ये किसी बिल्डिंग की छत थी जिस पर वो दोनों खड़े हुए थे। ये कौन सी जगह है सफरीना? ये हिंदुस्तान है सिकंदर, और हम इस वक्त शहर के दरमियान में मौजूद एक बिल्डिंग की छत पर खड़े हैं। तो अब हम नीचे कैसे जाएंगे? सिकंदर आप मेरा हाथ पकड़े रखें, हमें कोई नहीं देख सकेगा और हम सबकी नज़रों के सामने से होते हुए बाहर निकल जाएंगे। सिकंदर हाथ छुड़ाने वाला था मगर सफरीना की बात सुनकर उसने हाथ दोबारा मजबूती से पकड़ लिया। आए चलें, सफरीना ने कुछ पढ़कर सिकंदर से कहा और दोनों छत पर मौजूद दरवाजे की तरफ चल पड़े। सिकंदर और सफरीना जिस इमारत पर उतरे थे वो एक बैंक था और वो दोनों किसी की नज़रों में आए बगैर उस इमारत से निकल आए थे। अब कहाँ चले सफरीना? चलना कहाँ है, बस घूमते रहें। थक गए तो बैठ जाएंगे और भूख लगी तो खाना खाएंगे। इस वक्त वो फुटपाथ पर साथ साथ चल रहे थे। उनसे चंद कदम आगे एक बारिश और मोअज़्ज़ज़ बुजुर्ग तेज तेज कदमों के साथ चल रहा था जिसने अपना दाएं हाथ बगल में दबा रखा था। उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी। वो हर आने जाने और साथ गुजरने वाले को गौर गौर से देख रहा था। सिकंदर ने सफरीना की तरफ देखा। वो भी सिकंदर की जानिब देख रही थी। क्या लगता है तुम्हें, कौन हो सकता है ये? सिकंदर ने पूछा। कुछ कह नहीं सकती सिकंदर, मुझे आपकी दुनिया का इतना तजर्बा नहीं है। लोगों को समझने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए, सफरीना बोली। मेरा ख्याल है ये इंसान बहुत परेशान है, इसलिए सही से नहीं चल पा रहा है, सिकंदर ने अपनी राय देते हुए कहा। ऐसा ही होगा सिकंदर। अचानक उस बूढ़े के बगल से कोई चीज जमीन पर गिरी, लेकिन इस बात का उस बूढ़े को एहसास ना हुआ। वो बिना रुके आगे चला जा रहा था। आजकल कोई भी इतनी बड़ी रकम अपने साथ लेकर नहीं चलता। मेरा ख्याल है कि ये रकम इस बूढ़े आदमी ने बैंक से निकाली होगी। सिकंदर और सफरीना जब नजदीक पहुंचे तो वो आदमी बहुत आगे निकल चुका था। ये नीले रुपयों की गड्डी थी जिसे सिकंदर ने झुककर उठा लिया। ये तो 20,000 रुपए हैं, सिकंदर हैरानी से बोला। लेकिन परेशानी में वो रकम गिरा चुका है, सिकंदर ने अंदाजा लगाते हुए कहा। सिकंदर ने पैसे जेब में डाल लिए। अब क्या करेंगे आप? सफरीना ने जवाब दिया। हमें ये रकम उसे वापस दे देनी चाहिए। जिस तरह से वो परेशान लग रहा था इसका मतलब है कि उसे रकम की अशद जरूरत है। सफरीना थोड़ा तेज तेज चलो, सिकंदर ने आगे बढ़ते हुए कहा और सफरीना भी सिकंदर के पीछे चल पड़ी। लेकिन सिकंदर की रफ्तार थोड़ी तेज थी। आखिर वो मर्द था। अगला चौक क्रॉस करने पर वो आदमी नजर आ गया। वो रहा, सिकंदर ने लोगों की भीड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा। सफरीना भी उसे देख चुकी थी। सिकंदर, मैं गायब होकर आपके साथ चलूं? सफरीना की आवाज सुनकर सिकंदर ने मुड़कर देखा। वो रुक गया था। क्यों, क्या हुआ? मैं इतना तेज नहीं चल पा रही हूँ, मेरी सांस उखड़ रही है। सफरीना की सांस फूल चुकी थी। नहीं, इतने लोगों की भीड़ में तुम्हारा गायब हो जाना मसला पैदा करेगा। तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं उसे जाकर रोकता हूँ। अगर हम खो गए तो फिर तुम किसी वीरान जगह पर गायब हो जाना और फिर मेरे पास आ जाना। ठीक है? जी ठीक है। लेकिन सिकंदर ने यह नहीं सुना था क्योंकि वो बूढ़ा इंसान लोगों की भीड़ में दोबारा गायब हो चुका था और सिकंदर उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ चुका था। सिकंदर ने अपनी रफ्तार और तेज कर ली। वो लंबे लंबे कदम उठाता हुआ आगे बढ़ रहा था और फिर वो नजर आ गया। वो किसी रिक्शे वाले से बात कर रहा था। सुनिए जनाब, सिकंदर ने नजदीक पहुंचकर कहा। जी फरमाइए। उस आदमी ने मुड़कर सिकंदर को देखा। आपका सामान गिर गया था, लेकिन आपको शायद इसका पता नहीं चला। सिकंदर ने साइड जेब से पैसों की झलक दिखाई। पैसे देकर आदमी चौंक गया। उसने बगल में दबाई थैली निकाली। वो एक बड़ी सी थैली थी जिसको मरोड़ मरोड़ कर बगल में दबाया गया था, मगर अब वो खाली थी। बेटे, बूढ़े आदमी ने अचानक सिकंदर को पकड़कर सीने से लगा लिया और इस अचानक हरकत पर सिकंदर भी परेशान हो गया। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुम इंसान नहीं हो सकते, फरिश्ते हो तुम बेटा, बूढ़ा आदमी बोले जा रहा था और बार बार सिकंदर को सीने से लगाकर छोड़ता और दोबारा गले लगा लेता। तुम नहीं जानते कि मेरे लिए पैसे कितने ज़रूरी हैं। अगर आज ये रकम खो जाती तो जिल्लत मेरा मुकद्दर होती। सिकंदर ने पैसे जेब से निकालकर बूढ़े आदमी को दे दिए। लेकिन अब तो रकम मिल गई ना आपको, तो अब परेशान ना हो।
بیٹے بہت بہت شکریہ تمہارا، میں سچ کہہ رہا ہوں، تم انسان نہیں ہو سکتے، آسمان سے اترے فرشتے ہو۔ بوڑھے آدمی کے یہ الفاظ سن کر ایک انجانا سا سکون سکندر کے دل میں اتر رہا تھا۔ یہی تو وہ خوشی تھی، وہ سکون تھا جسے سکندر اتنے عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا۔ اسی وقت سفرینہ بھی سکندر کے قریب پہنچ چکی تھی، اور پھر سکندر کے ساتھ کھڑا ہوتا دیکھ کر بوڑھا آدمی یہی سمجھا کہ وہ سکندر کے ساتھ ہے۔ بس بابا، آپ کی دعائیں چاہیے، سکندر نے کہا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ دنیا میں کامیاب رکھے، تمہیں دنیا کی ساری خوشیاں نصیب ہو بیٹے۔ شکریہ بابا، اچھا اب ہمیں اجازت دیں۔ سکندر نے اجازت مانگی۔ تم مجھے شہر میں نئے لگ رہے ہو بیٹے۔ جی ہاں بابا، ہم آج ہی پاکستان سے آئے ہیں، بازار گھومنے نکلے تھے تو آپ کو دیکھ لیا اور اب آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ آپ کی زوجہ لگتی ہیں؟ بوڑھے آدمی نے سفرینہ کا پوچھ لیا۔ جی ہاں بابا۔ سکندر کو اور کوئی جواب سمجھ نہیں آیا۔ پھر تو آج تم دونوں میرے مہمان ہو۔ بابا آپ تکلف نہ کریں، ہمیں اجازت دیں، بس ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ ایسے تو میں تم دونوں کو جانے نہیں دوں گا، آج تم لوگ میرے گھر چلو گے، کھانا کھاؤ گے، پھر اس کے بعد ہی اجازت ملے گی۔ بوڑھا آدمی اس ضد پر اڑ گیا تھا۔ اچھا چلیں، پھر اگر یہی آپ کی ضد ہے۔ سکندر نے سفرینہ کو دیکھا اور پھر مجبوراً بوڑھے آدمی کی ضد پر ہتھیار ڈال دیے۔ یہ ہوئی نہ بات، رکو میں تانگا رکواتا ہوں۔ رکشے والا سکندر اور بوڑھے آدمی کو باتوں میں لگا دیکھ کر چھوڑ گیا تھا۔ نزدیک ہی ایک تانگے والا گزر رہا تھا جو بوڑھے آدمی کے اشارے پر انہی کی طرف آ رہا تھا۔ ناظم کالونی چلو گے بیٹا؟ بوڑھا آدمی بولا۔ جی بابا، کیوں نہیں، چلو بیٹا تم دونوں بیٹھ جاؤ، میں آگے بیٹھ جاتا ہوں۔ اور پھر تانگا مختلف سڑکوں پر سرپٹ دوڑنے لگا۔ سفرینہ، ہم اس کے گھر جا رہے ہیں، تمہیں شاید عورتوں کے پاس جانا پڑے۔ میں نے تمہیں اپنی بیوی بتایا ہے تو تھوڑا خیال رکھنا، وہ تم سے سوالات کریں گے، اور ہاں تھوڑا مسکرا بھی لینا، نہیں تو وہ بولیں گے کہ سکندر کو سڑیل سی بیوی ملی ہے۔ سکندر نے یہ بات آہستہ مگر مسکرا کر کہی تھی۔ جی ٹھیک ہے سکندر، سفرینہ بولی، اور پھر سکندر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تانگا ایک کچے سے گھر کے سامنے رک گیا اور پھر بوڑھا آدمی سب سے پہلے نیچے اترا۔ اس کی دیکھا دیکھی سکندر اور سفرینہ بھی نیچے اتر آئے۔ تانگے والے کو پیسے پکڑا کر بوڑھے آدمی نے سڑک کراس کی اور سامنے لگے ایک لکڑی کے دروازے کے سامنے رک گیا۔ آؤ بیٹا، یہ کہہ کر بوڑھا آدمی گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ سکندر اور سفرینہ بھی بوڑھے آدمی کے پیچھے اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک کچا سا گھر تھا جو 3 کمرے پر مشتمل تھا۔ سامنے ایک بڑا سا برآمدہ تھا اور پھر برآمدے کے اندر 3 کمرے تھے۔ صحن میں برآمدے کے کونے پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ یہ شاید باورچی خانہ تھا، اور گھر کے باہر والے دروازے کے ساتھ ہی 2 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جو کہ واش روم تھے۔ واش روم سے تھوڑا فاصلے پر ایک بیری کا درخت تھا جو کہ گھر کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ بوڑھا آدمی سکندر اور سفرینہ کو لے کر برآمدے میں داخل ہوا اور پھر کونے والے کمرے میں ان دونوں کو چھوڑ کر واپس مڑ گیا۔ اب تک گھر میں کسی دوسرے انسان سے ان کا ٹکراؤ نہیں ہوا تھا۔ سکندر کمرے میں پڑی چارپائی پر بیٹھ گیا اور سفرینہ بھی اس کے ساتھ پیر ہوا میں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ کافی غریب گھرانہ لگتا ہے سفرینہ، سکندر نے کمرے کی حالت دیکھ کر کہا۔ جی ہاں سکندر، وہی سفرینہ کا مختصر جواب ملا۔ کمرے میں چارپائی کے علاوہ ایک بڑی سی پیٹی، ایک کرسی اور دیوار پر لگی لکڑی کی تختی تھی جس پر برتنوں کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ چند ہی لمحے گزرے کہ بوڑھا آدمی ایک عورت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا، جنہیں دیکھ کر سکندر اور سفرینہ چارپائی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ السلام علیکم بیٹا، یہ بوڑھی عورت کی آواز تھی جو اس آدمی کی بیوی لگ رہی تھی۔ وعلیکم السلام آنٹی، سکندر نے سلام کا جواب دیا۔ بوڑھی عورت نے آگے بڑھ کر سفرینہ کو گلے لگایا اور اسے ماتھے پر پیار کیا۔ تم دونوں بیٹھ جاؤ بیٹا، کھڑے کیوں ہو، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، بوڑھے آدمی نے کہا۔ نہیں، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں بابا، سکندر نے کھڑے کھڑے جواب دیا۔ ارے مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ میں تمہیں بیٹا بیٹا کہہ کر مخاطب کر رہا ہوں۔ ویسے میرا نام حشمت خان ہے اور یہ میری زوجہ نور بی بی ہے، بابا جو کہ حشمت خان تھا نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں بابا، اور میرا نام سکندر اور یہ میری بیوی سفرینہ ہے۔ سکندر نے یہاں بھی سفرینہ کا اصل نام بتایا۔ ماشاءاللہ، دونوں ہی پیارے نام ہیں اور جوڑی بھی ماشاءاللہ سے بہت پیاری ہے۔ اللہ آپ دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، یہ نور بی بی کے الفاظ تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم دونوں ہماری وجہ سے نہیں بیٹھ رہے ہو۔ اچھا ایسا کرو، تم دونوں بیٹھو، ہم ذرا ابھی آتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے بابا، سکندر بولا۔ یہ کہہ کر دونوں میاں بیوی کمرے سے باہر چلے گئے۔ اب بیٹھ جاؤ سفرینہ،
सिकंदर ने चारपाई पर बैठते हुए कहा और सफरीना भी साथ ही बैठ गई। अभी सफरीना बैठी ही थी कि एक नन्ही सी बच्ची कमरे में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्ची ने पूरा सलाम दिया था। वालेकुम अस्सलाम बेटा, सिकंदर ने जवाब दिया, जबकि सफरीना ने कोई जवाब नहीं दिया। देखें, पहले तो आप लोग बिल्कुल भी शर्म और लिहाज ना करें, फिर उसके बाद अपना अपना तारुफ कराएं। लेकिन रुके, सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराती हूँ। छोटी बच्ची ने सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। इस वक्त बिल्कुल बड़े लोगों की तरह बात कर रही थी। वैसे तो मेरा नाम मुकद्दस है, लेकिन घर वाले मुझे प्यार से गुड़िया कहते हैं और मेरा घर में बहनों में चौथा नंबर है। मुझसे बड़ी 3 और बहनें हैं, लेकिन अम्मी अबू की लाडली सिर्फ मैं हूँ। सुबह स्कूल जाती हूँ, उसके बाद सपारे पर जाती हूँ। क्योंकि लाडली हूँ तो घर के काम बिल्कुल नहीं करती। देखे ना, एक नन्ही सी जान स्कूल भी जाए, सपारे भी पढ़े, उसके बाद घर वाले काम भी करे। ये मेरे छोटे छोटे हाथों पर जुल्म करने वाली बात होगी ना। मुकद्दस बगैर रुके बात किए जा रही थी और इस खूबसूरत सी बच्ची को देखकर सिकंदर मुस्कुराए जा रहा था। अब इससे पहले कि आप अपना तारुफ कराएं, मैं आप लोगों के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ। जी जी, बिल्कुल बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारे बारे में क्या बात जानती हैं, सिकंदर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इससे पहले एक और बात भी बता दूं कि आप सच बोलेंगे, कुछ भी नहीं छुपाएंगे, मुकद्दस ने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा। बिल्कुल भी नहीं छुपाएंगे, सिकंदर ने हामी भरते हुए कहा। आप दोनों की पसंद की शादी नहीं है ना? ये एक ऐसी बात थी जिस पर सिकंदर को हैरत हुई। आपको कैसे पता चला कि हमारी पसंद की शादी नहीं है? सिकंदर ने हैरत से पूछा। क्योंकि एक तो सिर्फ आप ही बोले जा रहे हैं, भाभी ने अभी तक एक बात भी नहीं की, और दूसरा भाभी को देखकर लगता है कि भाभी को खामोशी पसंद है। ये ऐसी बात थी कि सिकंदर का कह कहा निकल गया, लेकिन फिर खुद को मेहमान जानकर आवाज आहिस्ता कर दी, लेकिन हंसना अब भी बंद नहीं किया था। भाई, आपके तज्जिए की दाद देनी पड़ेगी, आपने 16 आने दुरुस्त कहा है, सिकंदर ने हंसते हुए कहा। अभी ये बात हो रही थी कि हशमत साहब अपनी बीवी के साथ कमरे में दाखिल हुए और उनके पीछे पीछे 3 लड़कियां भी अंदर दाखिल हुईं। तीनों ही ने सर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था। शक्ल सूरत से तीनों ही खूबसूरत और सुलझी हुई लड़कियां लग रही थी। अंदर दाखिल होकर तीनों ने सलाम किया। भाई, मैं आपको अपने तमाम घर वालों से मिलवाता हूँ। ये मेरी बड़ी बेटी शगुफ्ता है और ये दूसरे नंबर पर अक्सा और फिर इकरा है। मेरी बीवी से आप लोग मिल चुके हैं, और ये जो छोटी बच्ची नजर आ रही है, ये अपना तारुफ भी करा चुकी होगी, हशमत साहब ने अपनी बेटियों का तारुफ कराते हुए कहा। सिकंदर ने सबको सलाम किया, लेकिन सफरीना ने सिर्फ सलाम कहा था। जी बाबा, मुकद्दस से ना सिर्फ हम मिल चुके हों, मुकद्दस से ना सिर्फ मैं मिल चुका हूं, बल्कि हम में दोस्ती भी हो चुकी है, सिकंदर ने मुकद्दस की तरफ देखते हुए कहा। सिकंदर के मुंह से दोस्ती का लफ्ज सुनकर मुकद्दस के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। सिकंदर बेटा, अल्लाह ने मुझे 4 बेटियों से नवाजा है, लेकिन बेटे से महरूम रखा है। अब मेरे लिए तुम ही मेरे बेटे हो। हशमत साहब ने सिकंदर को अपना बेटा कहा था। सच कहूँ तो मैं थोड़ा मजहबी किस्म का हूँ और पर्दे का भी ख्याल रखता हूँ, लेकिन आज के वाक़ये के बाद तुम्हें दिल से अपना बेटा कहा है, इसलिए ना सिर्फ तुम्हें अपने घर ले आया, बल्कि अपना सारा घराना लेकर तुम्हारे सामने आया हूँ। बाबा, जब आपने मुझे बेटा कहा है तो फिर ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने माँ बाप खोए हैं और आपसे आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। सिकंदर अचानक जज्बाती हो गया। अच्छा भाई, ये बातें तो होती रहेंगी, मुझे तो जोर की भूख लग रही है। तुम लोग भी आ जाओ, दूसरे कमरे में खाना लगेगा। ये तकल्लुफ आपने क्यों किया बाबा? सिकंदर ने कहा। लो, कर दिया ना पराया तुमने, बाबा भी कहते हो और तकल्लुफ की बात भी करते हो, हशमत साहब ने शिकायत भरे लहजे में कहा। गलती हो गई बाबा, चलें खाना खाते हैं, सिकंदर ने कहा। आओ चलें, ये कहकर हशमत साहब कमरे से निकले। उनके पीछे बाकी घर वाले भी चल दिए। आखिर में सिकंदर और सफरीना भी बाहर आ गए। दूसरे कमरे में दाखिल हुए तो वहां दस्तरख्वान उनका इंतजार कर रहा था। भाई, घर में ये सब पहले ही तैयार था, लेकिन रात को इंशाल्लाह आपकी दावत करेंगे, हशमत साहब ने दस्तरख्वान के किनारे पर बैठते हुए कहा। अरे बाबा, सच में ये भी बहुत है, और ज्यादा तकल्लुफ ना करें प्लीज, सिकंदर ने बैठते हुए कहा। अरे भाई, हमारा बेटा पहली मर्तबा आया है, हम तो दावत करेंगे। क्यों सफरीना बेटी, तुम्हें दावत पर एतराज है? नहीं बाबा, क्यों नहीं खाएंगे, जरूर खाएंगे। सफरीना ने ये तो कह दिया, लेकिन उसके लिए मसला था कि वो ये सब नहीं खाती है। उसकी खुराक कच्चा खून और गोश्त है, लेकिन चूंकि अब मजबूरी थी, इसलिए वो भी
सिकंदर को देख देख कर छोटे लुकमे बनाकर खा रही थी। खाने के बाद कहवे का दौर चला और फिर हंसी मजाक में पता ही नहीं चला कि मगरिब कब हो गई। सफरीना को लोगों के साथ उठने बैठने में और इंसानी तौर तरीका अपनाने में काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही थी। दरमियान में हशमत साहब माजरत करके बाहर चले गए और सिकंदर सफरीना को घर वालों के साथ छोड़ गए। बातों बातों में सिकंदर को पता चला कि हशमत साहब इस घर और एक दुकान के मालिक हैं। दुकान में वो करियाने का सामान बेचते थे, लेकिन अब उम्र गुजरने के साथ साथ उनकी हिम्मत जवाब दे गई थी। दुकान पर ग्राहक और बेचने का सामान ना होने के बराबर था। बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजर रही थी और अब शगुफ्ता के जहेज के लिए उन्होंने दुकान गिरवी रखकर बैंक से 20,000 कर्ज लिया था। इसमें भी वो परेशान थे कि ये कर्ज सूद समेत कैसे वापस करेंगे। लेकिन बेटियां जवान हो रही हैं तो उनकी शादी भी ज़रूरी करनी थी। रात के खाने के बाद भी हंसी मजाक चलता रहा और इस मजाक में मुकद्दस सबसे आगे थी। वो सारे घर की रौनक थी, होती भी क्यों ना आखिर, इतनी प्यारी जो थी। 11 बजे हशमत साहब ने सोने का कहा और घर की सारी चारपाइयाँ बाहर निकाल कर सहन में लगा दी गईं। अब यहाँ पर मसला ये हो गया कि सिकंदर और सफरीना को एक ही चारपाई पर सोना था। घर वालों के सामने तो दोनों चारपाई पर लेट गए थे, लेकिन सफरीना चूंकि इंसान न थी तो उसके जिस्म की ठंडक सिकंदर से नाकाबिले बर्दाश्त थी। सफरीना, कैसे लगे तुम्हें ये भले लोग? सिकंदर ने लेटे लेटे पस्त आवाज में सवाल किया। मुझे तो बहुत अच्छे लगे सिकंदर, और ये बच्ची तो बहुत ही प्यारी थी, सफरीना ने मुकद्दस के बारे में कहा। अच्छा, मेरे दिमाग में कुछ बातें हैं जो मुझे तुमसे पूछनी है। जी पूछें सिकंदर। पहले तो मुझे ये बताओ कि शहनाज को तुमने सच में मार दिया था? सिकंदर ने चिल्ले के दौरान बूढ़ी औरत के हाथों छोटी बच्ची की मौत का पूछ लिया। जी नहीं, वो सिर्फ नज़र का धोखा था। आपको चीला ख़त्म करने के लिए मैंने बूढ़ी चुड़ैल की शक्ल इख्तियार करके डराने की कोशिश की थी। और तुम्हारे बारे में मुझे पता चला और तुमने भी बताया कि तुम अपने आकाओं को भी मार देती हो, लेकिन सुबह से मैंने तुम्हें ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी है। सच कहूँ तो जब मैं सुबह आपके सामने आई थी तो मेरा ये ख्याल था कि कमरे की छत आप पर गिरा कर आपको मार दूँ, लेकिन फिर बातों बातों में मेरी आपकी दुनिया में दिलचस्पी बढ़ती गई और मैंने सोचा कि कुछ वक्त अच्छा गुजार कर दुनिया को देखूं। आप भी यही हो, मतलब अभी तुम मुझे मार सकती हो। जी हाँ, लेकिन फिलहाल मैं दुनिया को नज़दीक से देखना चाहती हूँ, इसलिए आपको मारने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है। सिकंदर ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, मेरे दिमाग में एक बात आई है, क्यों ना हम इन भरे लोगों की मदद करें? अकेले हशमत साहब इतना सब कैसे करेंगे? ये तो उनका ज़र्फ है कि उन्होंने हमारे सामने अपनी गरीबी का रोना नहीं रोया, लेकिन दिल से तो वो बहुत परेशान होंगे। वो मैं तुम्हें सुबह बताऊंगा। फिलहाल तो सोने का सोचा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकता हूँ। तो आप क्या करना चाहते हैं सिकंदर? जी, आप इंसान हैं, आप मेरे जिस्म की ठंडक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप बताएं मैं क्या करूं? सफरीना ने सवाल किया। सिकंदर ने उठकर हशमत साहब वालों को देखा तो घर वाले सारे सो चुके थे। तुम ऐसा करो, गायब होकर मेरे नज़दीक ही रहो। मैं चादर में अपने साथ तकिया रखकर सो जाऊंगा। सुबह जैसे ही कोई उठता है तुमने चादर में घुसकर मुझे उठा देना है। जी ठीक है सिकंदर। ये कहकर सफरीना अपनी जगह से गायब हो गई और सिकंदर ने तकिया चादर के नीचे ऐसे रखा कि रात में अगर कोई उठ जाए और सिकंदर की चारपाई पर नजर पड़े तो उन्हें लगे कि सफरीना सो रही है। सिकंदर सीधा होकर लेट गया और चादर अपने ऊपर डाल ली। सिकंदर झटका खाकर नींद से बेदार हुआ था। किसी ने उसे ऐसे जोर से झिंझोड़ा था। ये सफरीना थी जो उसकी चादर में घुस कर लेट गई थी। फजर की अजानें फिजा में गूंज रही थी। सिकंदर ने उठकर देखा तो हशमत साहब वाशरूम से निकल रहे थे। उन्होंने फजर के लिए वजू कर लिया था। सफरीना, तुमने लेटे रहना है ताकि किसी को तुम पर शक ना हो। ये कहकर सिकंदर ने चारपाई छोड़ दी और फिर वाशरूम चला गया। जब वो बाहर निकला तो हशमत साहब नमाज के लिए जा चुके थे। सिकंदर का नमाज पढ़ने का मूड नहीं रहा था, इसलिए वॉशरूम से आकर चारपाई पर लेट गया। आपने हशमत साहब के लिए क्या सोचा है सिकंदर? सफरीना बोली। सफरीना, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पैसे ला कर दो और फिर मैं वो पैसे कमरे में कभी छुपा दूँ। हम उन्हें नहीं बताएंगे, क्योंकि जिस तरह से हशमत साहब लगते हैं वो हमसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। ये भी अच्छी बात है। अब मुझे कुछ वक्त दें, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर सफरीना गायब हो गई और सिकंदर दुआ कर रहा था कि हशमत साहब के आने से पहले सफरीना आ जाए। सफरीना को 2 मिनट भी नहीं लगे और वो वापस आ गई। ये लें सिकंदर। ये कहकर सफरीना ने
रुपयों की गड्डियाँ सिकंदर को पकड़ा दी, जो सिकंदर ने सीधे बैठ कर ले ली। ये 20 के करीब मोटी मोटी गड्डियाँ थीं, जिनमें नीले और हरे रंग के नोट थे। गुड सफरीना, ये तुमने अच्छा किया, लेकिन ये लाई कहाँ से हो? सिकंदर ने सवाल किया। यहाँ से मैं शहर के अमीर तरीन आदमी के घर गई और उसकी तिजोरी से ये पैसे निकाल कर ले आई, सफरीना ने वजाहत की। गुड सफरीना, गुड। ये कहकर सिकंदर को रुपयों का अंदाज़ा लगाया तो ये रकम 5 लाख से ऊपर बन रही थी। अच्छा, इससे पहले कि कोई जाग जाए, हमने ये रकम छुपानी है। ये कहकर सिकंदर चारपाई और फिर जिस कमरे में वो दोनों पहली मर्तबा बैठे थे वो वहां गया और तख्ती पर रखी देगची में सारे रुपए डालकर ऊपर देगची का ढक्कन रख दिया। सिकंदर चारपाई पर आकर बैठ गया था। अचानक बाहरी दरवाजे के खुलने की आवाज आई और हशमत साहब का चेहरा नजर आया। हशमत साहब को देखकर सफरीना भी सही से होकर बैठ गई। उठ गए तुम लोग बेटा, और नींद पूरी की या नहीं? जी बाबा, उठ भी गए और नींद भी पूरी कर ली है, सिकंदर ने जवाब दिया। अच्छा, मैं नूर को उठा देता हूँ। ये कहकर हशमत साहब नूर बीबी की चारपाई की तरफ गए और उसे कंधे से पकड़कर हिलाया तो नूर बीबी जाग गई। फिर एक एक करके सारे उठने लगे। सबको जगाने के बाद हशमत साहब घर से बाहर चले गए। आसमान पर रोशनी नमूदार हो गई थी। दूर कहीं से कोयल की कूकू की आवाज़ गूंज रही थी, जो सिकंदर को बहुत भली लग रही थी। सफरीना, एक बात तो बताओ, क्या मुझसे पहले भी तुम्हारा कोई आका रहा है? नहीं सिकंदर, आपसे पहले जिसने भी मुझे गुलाम बनाने के लिए चिल्ला किया, वो अपनी जान से चला गया। इसका मतलब है कि तुम्हारा भी पहला तजुर्बा है इंसानों के साथ, सिकंदर ने कहा। जी हाँ, इसलिए खामोश रहकर आपको और लोगों को देखती रहती हूँ कि आप लोगों से कैसे बात करते हैं, कैसे जिंदगी गुजारते हैं। अच्छा, तो उन चुड़ैलों में भी शादियां होती हैं या बस जिंदगी ऐसे ही तन्हा गुजारते हो? शादियां भी होती हैं और बच्चे भी होते हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा। ऐसा क्यों? सिकंदर ने सवाल किया। वो इसलिए कि मैं आम सी चुड़ैल नहीं हूँ, मेरे माँ बाप भी नहीं हैं। सबसे पहले जिसे देखा वो इब्लीस था और फिर मैं लाडली भी थी, इसलिए जिद्दी भी हो गई थी और गुस्सेल भी। इब्लीस की दी हुई शक्तियों ने मुझे सबसे अलग बना दिया था, तो किसी जिन या शैतान से दोस्ती तक का सवाल नहीं सोचा। कभी मोहब्बत भी नहीं हुई? सिकंदर ने दूसरा सवाल किया। हा हा हा, मोहब्बत और सफरीना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं सिकंदर। मैंने अपने काबू करने वालों में से किसी को अगर जिंदा छोड़ा है तो वो एक ऐसा इंसान था जिसके बीवी बच्चों को मैंने उसके सामने मार दिया और फिर उसे सारी जिंदगी दर बदर होने के लिए जिंदा छोड़ दिया। इसके अलावा जो भी टकराया वो जिंदा नहीं रहा। भाई तुम अच्छे हो या बुरी हो, लेकिन इस वक्त मेरी गुलाम हो और मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हारा शैतानों में जो मर्तबा और मकाम है उसको कम करूं। तो मेरे लिए ना तो तुम मेरी गुलाम हो, ना काबू में की हुई कोई ताकत। बीवी तो मैंने ये दुनिया वालों के सवालों के डर से बना लिया था। मेरे लिए तुम सिर्फ एक दोस्त और हम सफर हो जो हर वक्त मेरे साथ रहती है। अब तुम्हारी मर्जी कि मुझे मार डालो या साथ रहो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैंने भी जिंदगी में देख लिए हैं, और कई मर्तबा ऐसा भी हुआ कि मैंने खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन शायद मौत का वक्त अभी नहीं आया। तो मुझे इस बात का कोई डर नहीं कि तुम मेरे साथ क्या करोगी। शुक्रिया आपका सिकंदर कि आपने मुझे इज्जत दी, लेकिन चूंकि मैं एक चुड़ैल हूँ और शैतानों की दुनिया में मेरा नाम है, तो मैं अपनी आज़ादी पर कोई समझौता नहीं कर सकती हूँ, सफरीना बोली। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं होगा। एक बात कहूँ, मैंने तुम्हें काबू किया था, तुम खुद मेरे पास नहीं आई थी, तो मुझे तुमसे कोई दुख और शिकायत नहीं होगी। जो होगा वो मेरी किस्मत में लिख दिया गया है। अभी सिकंदर ये कह रहा था कि हशमत साहब वापस आ गए। उनके हाथ में शॉपर था जो उन्होंने नूर बीबी को पकड़ा दिए, और नूर बीबी बावर्ची खाने में चली गई। सफरीना, नाश्ते के फौरन बाद हमने यहाँ से निकल जाना है। अब हम ऐसे भले लोगों को और तकलीफ नहीं दे सकते हैं, सिकंदर बोला। अभी सिकंदर की बात खत्म हुई ही थी कि एक तेज चीख घर में गूंजी। ये नूर बीबी की आवाज़ थी और फिर हाथ में देगची पकड़े बाहर भागती हुई आई। ये वही देगची थी जिसमें सिकंदर ने पैसे रखे थे। हशमत साहब, ये, नूर बीबी ने कांपते हुए देगची हशमत साहब के आगे रखती थी, जो पैसे से भरी हुई थी। अब हैरान होने की बारी हशमत साहब की थी। ओ मेरे खुदा, ये कहाँ से आए? हशमत साहब ने रुपयों की एक गड्डी देगची से बाहर निकाल कर कहा था। पता नहीं हशमत साहब, मैंने चावल पकाने के लिए जब इसे तख्ती से उतारा तो ये बहुत भारी लगी। मैं समझी किसी ने इसमें जूठे बर्तन डाल दिए होंगे, लेकिन ये तो। क्या हुआ बाबा?
आप लोग परेशान नजर आ रहे हैं। सिकंदर ने आगे आकर कहा। नूर बीबी ने बात नामुकम्मल छोड़ दी। बेटा, ये पैसे पता नहीं कहाँ से आ गए, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। सिकंदर को कोई बात नहीं सूझ रही थी तो उसने खामोशी इख्तियार कर ली। अब क्या करें हशमत साहब, नूर बीबी बोली। सिकंदर बेटा, मुझे क्यों लग रहा है कि ये पैसे तुमने रखे हैं। हशमत साहब ने नूर बीबी को नज़रअंदाज करके सिकंदर को मुखातिब किया। बाबा, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए और मैं क्यों रखूंगा। सिकंदर ने वजाहत करते हुए पूछा। तुमने मुझे बाबा कहा है ना सिकंदर, तो सच सच बताओ, ये पैसे तुमने रखे हैं ना। बाबा, मेरा यकीन करें, आप खुद सोचें कि इतने पैसे मैं कैसे अपने साथ रख सकता हूँ, और ये तो जेब में भी नहीं आ सकते हैं। नूर, ये हमारे पैसे नहीं हैं, जहाँ से भी आए हैं, लेकिन मैं इसे अपनी मलकियत नहीं समझता। तुम ऐसा करो, इन्हें आग लगा दो। ये सुनकर सिकंदर परेशान हो गया। अब उसके पास सच बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बाबा, जब अल्लाह ने आपके घर में ये पैसे रखे हैं तो आपके हुए ना, ये तो अल्लाह की तरफ से आपकी गैबी इमदाद हुई ना, तो फिर कैसे अल्लाह के दिए हुए पैसे ठुकरा रहे हैं। सिकंदर बोला। सिकंदर, चाहे तुम ये बात छुपाओ, लेकिन ये सच है कि ये पैसे तुमने रखे हैं और मैं ये पैसे नहीं ले सकता। बाबा देखे ना, आपके हालात ठीक नहीं चल रहे, अल्लाह अच्छे लोगों की मदद करता है ना, तो फिर आपको ये पैसे रख लेने चाहिए। सिकंदर ने कोशिश करते हुए कहा। लेकिन मैं ये पैसे नहीं रख सकता बेटा, ये मेरी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। दुनिया में माली तौर पर आपकी हैसियत थोड़ी कम हो गई होगी बाबा, लेकिन अल्लाह के नज़दीक आप आज भी अमीर हैं। प्लीज़ बाबा, ये रख लें। सिकंदर ने कोशिश करते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मैं ये पैसे रख लूँगा, लेकिन तुम मुझे सच सच बताओ कि ये पैसे तुमने रखे हैं ना। आखिर सिकंदर ने हथियार डाल दिए। जी बाबा, ये मैंने रखे हैं। सिकंदर ने सर झुकाकर कहा। और क्यों रखे हैं। हशमत साहब का अगला सवाल आया। बाबा, मैं अब आपका बेटा हूँ और मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत है। आप खुद सोचें कि एक बेटा ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसका बेटा बैंक से कर्ज लेकर बेटियों की शादी करे। क्या आप शगुफ्ता सवालों को मेरी बहन नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझता, बिल्कुल समझता हूँ, और इसमें कोई शक नहीं है। हशमत साहब जज्बाती हो गए। तो फिर ये ना समझे कि ये पैसे मैंने रखे हैं, बल्कि ये सोचे कि एक भाई अपनी बहनों की शादियां धूमधाम से करना चाहता है। लेकिन बेटा, हशमत साहब ने हार मानते हुए कहा। लेकिन कुछ नहीं बाबा, अब इस बात को छोड़ें और अम्मी जान ये पैसे जाकर रख लें और जल्दी से नाश्ता तैयार करें, फिर हमने निकलना है। नूर बीबी ने हशमत साहब को देखा। उन्होंने नूर बीबी को जाने का कहा तो वो कमरे की जानिब चली गई। और ये तुमने क्या कहा कि निकलना है। कहाँ निकलना है तुम दोनों ने। बाबा, मेरी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान घूम फिर लूँ, इसलिए मैं नाश्ते के बाद आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। सिकंदर ने बहाना बनाते हुए कहा। अगर घूमना है तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और साथ में घूमेंगे बेटा। नहीं बाबा, आप ये तकल्लुफ़ ना करें। आप सबसे पहले तो बैंक का कर्ज वापस देकर आएं, ताकि और सूद ना चढ़े। उसके बाद मेरी बहन की शादी के लिए जहेज इकट्ठा करना शुरू कर दें। तो तुम मेरे साथ नहीं चलोगे बेटा। नहीं बाबा, आपको बताया ना कि मेरी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। मैं सफरीना को थोड़ा घुमा फिरा लूं, उसके बाद वापस पाकिस्तान जाना है। अच्छा। हशमत साहब ने अच्छा को लंबा करके कहा। वो सिकंदर और सफरीना के जाने में दिल से राजी नहीं थे। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा, मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि तुम हमारे पास ही सारी छुट्टियां गुजारते, हम सब साथ में घूमते, लेकिन चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। सिकंदर ने कोई जवाब नहीं दिया।